नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर रहने वाली है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है और पार्ट भाग 4 में उसका वर्णन है। इससे पहले क्लास में क्या पढ़ा हमने? इससे पहले क्लास में हमने अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ा। डिटेल में बता रहा हूँ आपको क्या था उसमें। भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 था, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया था। और आज की क्लास क्या हमारी? आज की क्लास राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर रहने वाली है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया भाग 4 में। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये कहाँ से लिए गए? सबसे पहली बात, इनको लिया कहाँ से गया? तो भैया इनको लिया गया है आयरलैंड से। इनको कहाँ से लिया गया है? इनको आयरलैंड से लिया गया है। अब बात आती है इनका मतलब क्या, इनका कार्य क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, जो संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, वो क्या करते हैं, वो विचार रखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हमको मौलिक अधिकार दो प्रकार के लेने चाहिए। एक तो मौलिक अधिकार वो होंगे जो सरकार तुरंत ही लागू कर देगी, जो परिवर्तन किए जा सकते हैं, जो जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, जो जिन पर जनता का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। एक तो वो मौलिक अधिकार होंगे, और एक वो मौलिक अधिकार होंगे जो सरकार धीरे धीरे लागू कर सकती है। उनमें वे परिवर्तन नहीं होंगे। तो इनकी बात क्या कर ली जाती है? इनकी बात मान ली जाती है। किनकी? BN राव की। तो क्या, और फिर क्या होता है, फिर एक साइड तो बना जाते हैं मौलिक अधिकार, और दूसरे की जो बात कर रहे थे, वे दूसरे टाइप के मौलिक अधिकार की जो बात कर रहे थे कि जिन पर जनता का कोई मतलब जनता को जनता के ही लिए जाएंगे, दिए हुए राज्य के फायदे के लिए जाएंगे, लेकिन जनता उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। तो उनको क्या कर दिया जाता है? उनको नीति निर्देशक तत्व नाम दिया जाता है, और नीति निर्देशक तत्व रख दिए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्लियर हुआ? ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए। किन की सलाह पर इनको जोड़ा गया? BN राव ने सलाह दी थी कि मौलिक अधिकार होने चाहिए, और नीति निर्देशक तत्व नाम की मतलब कोई होने चाहिए जो मौलिक अधिकारों से अलग हो। ये देखिए, पार्ट मौलिक अधिकार और ये नीति निर्देशक तत्व जो है, ये आप सेम ही कंडीशन होती है इनकी, लिंक होते जनता के फायदे के लिए है। लेकिन क्या होता है, उन पर क्या है, उन पर हमारा पूरा अधिकार, जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें अगर उनका अगर उल्लंघन होता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें अगर कोई सरकार की इच्छा पर निर्भर होते हैं। अगर सरकार हमको दे तो भी ठीक, अगर ना दे तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते, सरकार से हम जबरदस्ती नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर है? अब बात चलती है हमारी, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या बताया आपको? अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताया मैंने कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि संसद क्या कर सकती है? संसद को अधिकार अनुच्छेद 32(3) के तहत, मतलब संसद किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी अधिकार दे सकती है 5 प्रकार के रेट के बारे में। मैंने आपको कल बताया था डिटेल्स। अगर आपने नहीं देखी पहली क्लास, तो जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया? राज्य की परिभाषा दी गई अनुच्छेद 36 में। राज्य की परिभाषा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी कि KT शाह जो होते हैं, KT शाह ने क्या कहा है, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको एक बैंक की क्या बताया? चेक की तरह बताया है। इनको क्या बताया? जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको एक बैंक के चेक की तरह बताया, जिसको क्या कर सकता है, जिसको बैंक कभी भी भुना सकता है। क्लियर? किसने कहा था? KT शाह ने कहा था। तो राज्य की परिभाषा किस में दी गई है? अनुच्छेद 36 में दी गई है। राज्य की परिभाषा किस में दी गई है? अनुच्छेद 36 में दी गई है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो मैंने इससे पहले पार्ट 3 पढ़ाया था, उसमें क्या बताया मैंने आपको? उसमें बताया था मैंने अनुच्छेद 12 के बारे में। 12 में क्या बताया गया था कि राज्य क्या करेगा? कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक है, कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार नहीं बनाएगा, कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगा। अनुच्छेद 12 में बताया था। और 36 में क्या बताया गया? राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि ये पार्ट 4 का पहला अनुच्छेद है 36, वो पार्ट 3 का पहला अनुच्छेद था 12। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या बताया गया? ये जो अनुच्छेद 12 है ना, उसको क्या करेगा? उसकी सुरक्षा करेगा। जो पहले मौलिक अधिकार दिया गया है, उसको उसका क्या करेगा? ये ध्यान रखेगा अनुच्छेद 36। ठीक, क्लियर? अनुच्छेद 36 में क्या बताएगा? राज्य की परिभाषा बताएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 37 में बताया गया कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। मतलब क्या? मतलब मैंने अभी आपको बताया कि न्यायालय में हम, अगर सरकार कोई पेंशन रखी है, सरकार ने क्या दे रखी है? कोई पेंशन दे रखी है, अगली नेक्स्ट सरकार आती है, वो क्या करेगी? अगर वो पेंशन है तो पेंशन को क्या कर देगी? वो खत्म कर देगी। तो आपको उस पर जबरदस्ती नहीं है कि आप वो पेंशन ले, सरकार की इच्छा है। अगर सरकार कोई आपको सहायता दे रही है तो सरकार की इच्छा पर निर्भर है, आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। ठीक है, परिवर्तन नहीं है, आप जबरदस्ती किसी भी प्रॉफिट को नहीं ले सकते सरकार से, वो सरकार की इच्छा पर निर्भर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो 37 में क्या है? आप किसी भी न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते? इनको परिवर्तन मतलब इनको जबरदस्ती की सरकार से ले नहीं सकते, बाध्य नहीं कर सकते सरकार से कोई प्रॉफिट लेने के लिए। क्लियर?
उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 38। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया। और इसमें दो प्रकार के लोकतंत्र बताए गए हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो सामाजिक लोकतंत्र और एक होता है आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 38 में। क्लियर? कोई दिक्कत? अनुच्छेद 39 की बात आती है। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 39 में बताया गया संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य और समान वेतन। मतलब क्या? अगर सरकार किसी को भी कुछ, जनता को क्या करती है? प्रॉफिट देना चाह रही है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? उचित, मतलब जो संसाधन वगैरह है उनको वितरण करेगी, ठीक है, उनका वितरण करेगी। लेकिन ऐसे नहीं, अभी भी क्या है, सरकार पर हमारा जोर नहीं है। अगर सरकार क्या कर रही है, जो संसाधन उनका वितरण कर रही है, कर सकती है सहायता के लिए, जो आर्थिक रूप से मतलब परेशान है उनके लिए भी उनके लिए कर सकती है। तो क्या इस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है? हम क्या नहीं जबरदस्ती प्रॉफिट नहीं ले सकते, वो सरकार की इच्छा पर है। जितने भी अनुच्छेद हैं सब क्या है? सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सरकार चाहे तो करे, नहीं तो नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं कोई भी प्रॉफिट वगैरह दे सकती है हमको। अनुच्छेद 38 में क्या बताया मैंने? राजनीतिक न्याय के बारे में। 39 है उन संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन। अभी क्या होगा? समान कार्य के लिए अगर कोई स्त्री पुरुष है, जैसे कोई टीचर वगैरह, अगर दो, मतलब जो महिला टीचर है पुरुष टीचर है, उनको क्या होगा? उनको एक कार्य के लिए क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा। सेम कार्य के लिए पुलिस वगैरह उनको क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा, ठीक है, कोई भी मतलब कम वेतन या ज्यादा वेतन नहीं मिलेगा। क्लियर? किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 39 में बताया गया। क्लियर? 39 में क्या बताया गया? समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा। और 39 क्या में क्या बताया गया? समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जाएगा। मतलब क्या? अगर कोई जो आर्थिक रूप से मतलब नीचे के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से तंग लोग हैं, उनको क्या दिया जाएगा? उनको न्याय, ऐसे नहीं किया जाएगा उनको न्याय नहीं दिया जाएगा, उनको भी न्याय दिया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर उनको क्या दिया जाएगा? तरीके के साथ उनको, उनके साथ कोई भेदभाव वगैरह नहीं कह सकते आप, नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको न्याय दिया जाएगा। क्लियर? इसमें बताया गया अनुच्छेद 39 के क्या में बताया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? पंचायत के बारे में बताया गया, ग्राम पंचायत के बारे में। इसमें क्या होता है? जब ये पंचायत के बारे में बताया गया था ना, तो क्या होता है, जो भीमराव अंबेडकर थे और महात्मा गांधी जी थे, वो क्या करते हैं, जो भीमराव अंबेडकर थे वो कह रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए? हमको ग्राम पंचायत का गठन नहीं करना चाहिए। और गांधी जी क्या कह रहे थे? गांधी जी बोल रहे थे कि हमको ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। अंबेडकर जी मना क्यों कर रहे थे? अंबेडकर जी का कहना था कि अगर हम ग्राम पंचायत का गठन करेंगे तो क्या होगा? ग्राम प्रधान जो होगा वो सारा पैसा खा जाएगा, ठीक है, सारा पैसा क्या करेगा? वो खा जाएगा। वहां के जो लोग होंगे, ग्रामीण लोग, वो शिक्षित नहीं होंगे, वो उनका क्या करेगा? शोषण करेगा। लेकिन जो गांधी जी थे, गांधी जी बोलते थे कि कोई भी व्यक्ति, अब क्या होता है, कोई पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, खाता तो हर कोई है, पैसा हर कोई खाता है, लेकिन कोई सारा थोड़ी खा जाएगा। अगर आप गाँव में कोई प्रधान वगैरह होगा, उसको कुछ सरकारी योजनाओं जैसे सड़क वगैरह को गांव के निर्माण के लिए, तो छोटे स्तर पर देख सकता है। अभी प्रधान तो, पीएम सीएम तो जा नहीं सकते ना गांव में, और कोई बड़े लेवल का कोई मंत्री वगैरह तो नहीं जा सकता ना गांव में। तो गांव के लिए एक प्रधान होना अनिवार्य है। किसने कहा ये बात? महात्मा गांधी जी ने कहा कि वो गांव को अच्छे तरीके से देख सकता है, वो कभी भी पूरा पैसा तो नहीं खा सकता ना। किसने बताया? महात्मा गांधी ने बताया। तो फिर क्या होता है? फिर 2 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिया जाता है? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में क्या होता है? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत का निर्माण, गठन कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर? किसमें बताया गया इसके पंचायत के बारे में? अनुच्छेद 40 में बताया गया। क्लियर? कब होता है? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। किसके कहने पर? समर्थक कौन थे इसके? पूरे तरीके से समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। क्लियर? उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 41 में बताया गया कुछ दशा में सरकारी सहायता। अभी कैसे होता है? अगर कोई बुजुर्ग वगैरह लोग हैं, कोई बुजुर्ग है, उनको क्या दी जाएगी? जैसे वृद्ध पेंशन वगैरह होगी, उनको क्या वृद्ध पेंशन दी जाती है ना, जो बुजुर्ग लोग थे, तो उनको जो बीमार लोग हैं उनको कुछ सहायता दी जाएगी, ठीक है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 41 में बताया गया। क्लियर? अनुच्छेद 41 में क्या बताया गया? कुछ दशा में सरकारी सहायता दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? कुछ दशा में सरकारी सहायता दी जाए, किसमें बताया गया? अनुच्छेद 41 में बताया गया। क्लियर? उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 42। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि कार्य न्याय संगत मानवीय तथा प्रसूति सहायता। मतलब क्या? अगर कोई स्त्री या पुरुष वगैरह है, तो स्त्री को क्या अभी भी किसी हार्ड काम में तो नहीं लगाया जाता ना, उनको कार्य क्या दिया जाएगा? न्याय संगत दिया जाएगा, ठीक है। उनके हिसाब से उनको कार्य दिया जाएगा। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 42 में बताया गया, ठीक है। मानवीय दशा, उनकी दशा को देखकर कार्य दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रसूति सहायता दी जाएगी। जैसे कोई क्या होता है, महिला जो सरकारी कार्य, मतलब दफ्तर में, किसी भी कार्यालय में जो सरकारी महिलाएं होती हैं, उनको क्या दी जाती है? उनको प्रसूति के समय 6-7 मतलब 12 महीने तक भी क्या मिल जाती है? छुट्टी मिल सकती है, ठीक है।
जब बच्चा पैदा होता है तो उनको क्या मिलती है, छुट्टी वगैरह मिल जाती है। ठीक है, अभी केरल सरकार ने क्या है, केरल सरकार ने मेंस्ट्रुएशन सर्कल पर भी क्या दिए, मतलब जो महिलाओं को होता है उनको छुट्टी दी है, जो सरकारी महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, उनको क्या दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। कहाँ, केरल में। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारी 43 अनुच्छेद 43। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग, निर्वाह मजदूरी के लिए और कुटीर उद्योग के लिए। मतलब क्या, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मजदूर लोग है, तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ताकि उनका जीवन निर्वाह हो सके। ठीक है, उनको इतनी मजदूरी तो कम से कम मिलनी चाहिए कि उनका उनका क्या हो सके, जीवन निर्वाह हो सके, उनके जीवन कट सके। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई मजदूर पूरे दिन कार्य करता है, उसको आप कितने 20 रुपए दोगे तो क्या वो उसका जीवन चल जाएगा, उसका जीवन क्या निर्वाह हो उसकी जीवन चल जाएगा। 10 रुपए 20 रुपए में नहीं चलेगा ना, तो उसको इतना तो पैसा मिलना चाहिए जितना उसने कार्य किया। ठीक है, जीवन को निर्वाह करने के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 43 में बताया गया। ठीक है, कुटीर उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में इसमें बताया गया, अनुच्छेद 43 में बताया गया। ठीक है, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं। ठीक, उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 44। 44 में क्या बताया गया, समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया, समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। उसके बाद चलता है हमारा अनुच्छेद 45। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया अनुच्छेद 6 वर्ष 45 में बताया गया 6 वर्ष से कम आयु सेहत व शिक्षा के बारे में। ठीक है, मतलब क्या, जो 6 वर्ष से कम के बच्चे होंगे ना, उनकी सेहत का और उनके जो पोषण वगैरह है, उनको जीवन स्तर उसका ध्यान रखना अनिवार्य है। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 45 में बताया गया। ठीक, क्लियर, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनके बारे में, उनकी शिक्षा और उनके सेहत का ध्यान रखना होगा। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 45 में बताया गया। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 46। इसमें क्या बताया गया, इसमें SC ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया कि इसमें अनुच्छेद 46 में जो SC ST के जो लोग होंगे ना, उनको क्या किया जाएगा, उनका शोषण वगैरह नहीं किया जाएगा, उनका क्या किसी भी प्रकार से क्या किया जाएगा, उनको समान न्याय दिया जाएगा। ठीक है, उनको किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको न्याय दिया जाएगा। ठीक है, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 46 में बताया गया। विशेष प्रावधान, उनको बहुत सी चीज़ों में छूट मिलेगी। ठीक है, जो पिछड़े लोग होते हैं, जो SC ST के पिछड़े लोग होते हैं, उनको बराबर लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए, हर क्षेत्र में किए गए। ठीक है, क्लियर है, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 46 में बताया गया। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 47। इसमें क्या बताया गया, इसमें मद्यपान निषेध के बारे में बताया गया, पोषाहार के बारे में बताया गया है और नशीली दवाओं के बारे में बताया गया। मतलब कैसे, अगर आप क्या, मतलब जो नशीली दवाएं हैं क्या होंगी, अभी बहुत सी जो दवाएं होती थी उनको बैन कर दिया गया, जो नशीली दवाएं होती थी उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। ठीक है, और जो पोषाहार आपके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या किया जाएगा, पोषाहार वगैरह बहुत बहुत अच्छी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, खाने के लिए क्या दी, ये भी सरकार बाध्य नहीं है देने के लिए। ठीक है, आपके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या है, बहुत सी अच्छी चीज़ें दी जाएंगी आपकी सेहत के लिए, लेकिन क्या नहीं है ये, मतलब जबरदस्ती इस पर सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हम। ठीक है, और मद्यपान से अभी बिहार में क्या है, दारू वगैरह को बैन कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 48। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि कृषि पशुपालन आर्थिक दुधारू पशु के बारे में। मतलब कैसे, कृषि के लिए क्या किया जाएगा, कृषि के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, कृषि के लिए बढ़ावा, जैसे बहुत सी मशीनें दी जाएंगी। ठीक है, किसानों को क्या दी जाएंगी, बहुत सी मशीनें दी जाएंगी, और उनके जो कृषि को बढ़ाने के लिए जो उनको जो मशीनें मिलेंगी वो भी कम दामों पर दी जाएंगी। ठीक है, इसमें बताया गया, अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा, पशुपालन के लिए भी तरह तरह के आपको सब्सिडी वगैरह दी जाती है। ठीक है, किसमें बताया गया इसके बारे में, तो अनुच्छेद 48 में बताया गया। ठीक है, क्लियर है। कृषि को बढ़ाने के लिए आपको लोन वगैरह भी मिलता है। ठीक है, नाबार्ड वगैरह जो किसान के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है, इसमें बताया गया है। ठीक है, आर्थिक दुधारू पशु मतलब कैसे, अगर कोई भी पशु है तो आप उनकी हत्या, जो जिनसे दूध मिलता है हमको, जिनसे हमको फायदा होता है, जो आर्थिक रूप से हमारे लिए प्रॉफिट होता है, जिनसे हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको मार नहीं सकते। किसमें बताया, अनुच्छेद 48 में बताया। ठीक है, और अभी क्या होता है, अगर कोई जो पशु जो गाय वगैरह है वो क्या करेंगे, अब गाय मर जाए, अगर कोई गाय क्या कर दे, दूध देना बंद कर दे। ठीक है, अब वो दूध नहीं दे रही है, तो क्या हम उसको मार सकते हैं, इसमें तो लिखा है। लेकिन अभी भी हम उसको नहीं मार सकते, क्योंकि वो क्या करे, उसका क्या, वो जो आर्थिक अभी भी उससे हमको फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है उससे, जैसे कोई गाय के मूत्र से क्या बनती है, बहुत सी दवाई वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो अभी भी क्या उससे हमको प्रॉफिट तो हो रहा है ना, तो अभी भी हम गाय को नहीं मार सकते। ठीक है, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 48 में बताया गया, जिनसे हमको आर्थिक, और जो दुधारू पशु हैं जिनसे हमको आर्थिक लाभ होता है, हम क्या नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते। किसमें लिखा, अनुच्छेद 48 में लिखा। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 48 का है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया पर्यावरण में वन्यजीव संरक्षण। क्या मतलब, राज्य को क्या करना होगा, राज्य को पर्यावरण व संरक्षण का पर्यावरण का व वन्यजीव का संरक्षण करना होगा। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 48 क्या में बताया गया। ठीक है, क्लियर।
राज्य को क्या करना होगा, पर्यावरण का और वन्य जीव का संरक्षण, उनकी सुरक्षा करनी होगी। ठीक है, किसके बारे में, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 48 काम में बताया गया है। क्लियर। उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 49 की। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण करना होगा। अभी क्या जैसे ताजमहल वगैरह है, ये जो आपके धरोहर है, उनको क्या करना होगा, उनका राज्य का अधिकार है कि उनको संरक्षण किया जाए। ठीक है, उनका क्या क्या करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। क्लियर। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 49 में बताया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद बात चलती है हमारे अनुच्छेद 50 की। इसमें कार्यपालिका व न्यायपालिका के बारे में बताया गया, इनको अलगाव के बारे में बताया गया। ठीक है, इनके अलग अलग कार्य के बारे में बताया गया, जिनके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 51 की। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति व संधि। मतलब क्या, अगर आपको क्या करना है, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप जहां तक हो सके आपको क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि वगैरह हुई है तो आपको क्या करना है, उस संधि को तोड़ना नहीं है। ठीक है, उस संधि को तोड़ना नहीं है। ठीक है, बनाए रखना है। किसमें बताया, अनुच्छेद 51 में बताया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत। अनुच्छेद 51 हमने 36 से 51 तक आपको बता दिया भाई। क्लियर भी हो गया होगा, याद भी हो गए होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। 42 जैसे आप थोड़ा बहुत ट्रिक क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह भी लगा के इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप नहीं भी ट्रिक भी बनाओगे तो आप 2 से 3 बार अगर इसको पढ़ लेंगे तो भूलेंगे कभी नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।